नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में आदिकाल के अंतर्गत आने वाले रासो काव्यों को। रासो काव्य वही काव्य हैं जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल के अंतर्गत रखा है। आचार्य शुक्ल जी ने वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ वीसल देव रासो को माना है। आइए देखते हैं कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति किसने किस शब्द से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार वीर परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है वीसल देव रासो। विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित ढंग से बताई है। गारशादा तासी ने इसका मूल शब्द माना है राजसूई। हर प्रसाद शास्त्री जी ने इस रासो शब्द का मूल शब्द माना है राज यश। नरोत्तम स्वामी जी ने रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। कविराज श्यामलदास जी ने रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। काशी प्रसाद जायसवाल जी ने भी रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिनका इतिहास ग्रंथ सबसे प्रामाणिक माना जाता है, उन्होंने रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। इन्होंने माना कि मूल शब्द रसायन था, उससे रास या रासो बना। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने रास शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने राउस या रस शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। दशरथ शर्मा जी ने रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। माता प्रसाद गुप्त जी ने रासक शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। और गणपति चंद्र गुप्त जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में रासक से मूल शब्द रासक से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। इन्होंने इसका विकास क्रम लिखा है। रासक से रास, रास से रासा, रासा से रासु और रासु से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व आचार्य शुक्ल के अनुसार आचार्य शुक्ल ने रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न हैं। आचार्य शुक्ल जी, जिनका इतिहास सबसे प्रामाणिक माना जाता है, उन्होंने रासो साहित्य को वीरगाथा काल के अंतर्गत रखा है। और उन्होंने इनमें जिन कवियों को शामिल किया है, जिन रचनाकारों को शामिल किया है, उनके नाम देखते हैं। पहले रचनाकार हैं दलपत विजय जी, जिनकी रचना का नाम है खुमार रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनका समय 9वीं सदी के आसपास का माना है। इस ग्रंथ में जो रस विद्यमान है वो है वीर रस। भाषा राजस्थानी है और काव्य रूप है प्रबंध। नरपत नाल जी हैं, जिनकी रचना है वीसल देव रासो। वीसल देव रासो का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1212 ईस्वी माना है। ये श्रृंगार काव्य परंपरा का काव्य है। इसमें रस श्रृंगार है। ये 4 खंडों में है और ये एक वीर गीत है। जगनिक की रचनाकार हैं और इनकी रचना का नाम है परमाल रासो, जिसको आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका समय है 1230 ईस्वी। इसमें रस विद्यमान है वीर और इसे काव्य रूप के रूप में इसको वीर गीत कहा जाता है। अगले रचनाकार हैं चंदवरदाई जी, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। ये एक वीर प्रधान काव्य है। वीर और श्रृंगार रस इसमें मूलतः पाए गए हैं।
इसमें 69 समय या 69 सर्ग हैं। इसमें डिंगल प्रधान है ये ग्रंथ, और इसका जो काव्य रूप है वो है प्रबंध। ये एक प्रबंध काव्य है चंद बरदाई द्वारा लिखित। पृथ्वीराज रासो। केदार भट्ट जी के ग्रंथ का नाम है जयचंद्र प्रकाश, और इसकी रचना 1224 ईस्वी में हुई। ये भी एक वीर काव्य है और ये प्रबंध काव्य है। मधुकर भट्ट जिनके रचना का नाम है जय मयंक जस चंद्रिका, इसका प्रकाशन वर्ष है 1243 ईस्वी और ये एक प्रबंध काव्य है। सारंगधर जी ने हम्मीर रासो लिखा, और हम्मीर रासो भी एक तरह से वीर काव्य है। नल्ले सिंह ने विजयपाल रासो नामक ग्रंथ लिखा। ये वीर प्रधान काव्य है। इसमें 42 छंद हैं और ये वीर गीत है। श्रीधर जी ने रणमल्ल छंद लिखा, जिसका प्रकाशन है 1454 ईस्वी। ये भी एक वीर प्रधान काव्य है। इसमें 70 छंद हैं। डिंगल भाषा का प्रयोग है और ये वीर गीत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। चंद बरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। मिश्र बंधुओं ने भी चंद बरदाई को हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि माना है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच में मतभेद है, जो निम्नलिखित है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं श्याम सुंदर दास जी, जो कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने भी पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी ने भी प्रामाणिक माना है और कर्नल टॉड ने भी पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ माना है। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। देवी प्रसाद जी अप्रामाणिक मानते हैं। कविराज श्यामल दास जी ने भी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी भी अप्रामाणिक मानते हैं। बूलर जो कि विदेशी विद्वान हैं, इन्होंने भी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। मुरारीदान ने भी अप्रामाणिक माना है। इसको अर्ध प्रमाणित मानने वाले विद्वान हैं मुनिजन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी जी और डॉक्टर दशरथ ओझा जी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ 69 सर्गों में विभक्त है और इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, 68 और 69 दो संख्याएं पृथ्वीराज रासो के लिए महत्व के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। 68 छंदों का प्रयोग हुआ है और 69 अध्याय हैं पृथ्वीराज रासो में। मुख्य रूप से कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या छंदों का प्रयोग किया गया है। चंद बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि चंद बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर वूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जैनक की रचना पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। डॉक्टर वूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जैनक
जिनकी रचना है पृथ्वीराज विजय, उसके आधार पर 1975 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंदवरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया। पृथ्वीराज रासो को चंदवरदाई अधूरा छोड़ गए थे, जिसको पूरा करने का कार्य किया उनके पुत्र जल्हड़ ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह अर्थात पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये महत्वपूर्ण लाइन है डॉक्टर बच्चन सिंह की। डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। कौन सा ग्रंथ? पृथ्वीराज रासो। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नाल जी द्वारा रचित ग्रंथ बीसलदेव रासो में मिलता है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपतनाल के ग्रंथ बीसलदेव रासो में मिलता है। कैमासवध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण अध्याय है कैमासवध। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो को स्वीकार किया है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो को स्वीकार किया है। परमाल रासो में आल्हा उद्दल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा उद्दल नामक 2 सरदारों की वीरता का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन है परमाल रासो में। आलखंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित करवाया था। ध्यान देने योग्य बात है कि आलखंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित करवाया, तो उनका नाम था फर्रुखाबाद के जिलाधीश चार्ल्स एलियट। चार्ल्स एलियट ने 1865 ईस्वी में आलखंड को प्रकाशित करवाया था। आलखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के वैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आलखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के वैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाने वाला काव्य है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।